नमस्कार। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं। एक 100 साल से भी ज्यादा पुराने दस्तावेज के पन्ने पलटते हैं। ये कहानी है एक समुदाय की, ठीक वैसी जैसी उसे उस जमाने में देखा गया था। आइए इसे समझते हैं। तो 1916 के उस दस्तावेज में चढ़ार समुदाय का जिक्र कैसे होता है? बस इन चंद शब्दों में, बुनकरों और ग्राम चौकीदारों की एक छोटी जाति, मतलब उनकी पूरी पहचान, उनका पूरा वजूद, उनके काम और समाज में उनकी भूमिका से ही जुड़ा हुआ था। हाँ, एक बात साफ कर देना जरूरी है। आज हम जो भी बात करेंगे वो सारी की सारी जानकारी एक ही किताब से है, और ये किताब लिखी गई थी 1916 में। तो जाहिर है हम इस समुदाय को एक सदी पुराने उस समय के ब्रिटिश नजरिए से देख रहे हैं, जैसा कि एक एथनोग्राफर यानी मानव जाति विज्ञानी ने दर्ज किया था। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस दस्तावेज के मुताबिक आखिर ये चढ़ार थे कौन, कहाँ रहते थे और कितने थे? तो देखिए, ये समुदाय ज्यादातर मध्य प्रांत के कुछ खास जिलों में पाया जाता था, जैसे सागर, दमोह, जबलपुर। और ऐसा माना जाता है कि इनका नाम चड़ार संस्कृत के शब्द चिरकार से आया है, जिसका मतलब होता है बुनकर, और यही इनका एक मुख्य काम भी था। पर सिर्फ यही नहीं, वो गांव की चौकीदारी भी करते थे और खेतों में मजदूरी भी, मतलब समाज के कई जरूरी काम इनके जिम्मे थे। और अगर संख्या की बात करें तो 1911 की जनगणना में इनकी आबादी करीब 28,000 थी। उस जमाने के हिसाब से ये आंकड़ा हमें उनके समुदाय के साइज का एक अंदाजा देता है। अच्छा, अब आते हैं एक और दिलचस्प सवाल पर। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब इनका ओरिजिन क्या था? देखिए, किताब में कुछ थ्योरीज तो दी गई हैं, पर कोई पक्का जवाब नहीं मिलता। किताब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया देती है। वो कहती है कि हो सकता है चड़ार समुदाय किसी एक नस्ल या वंश से ना बना हो, बल्कि एक एक पेशे से बना हो। मतलब अलग अलग जगहों से आए लोग, शायद द्रविड़ मूल के भी, जो गांव के चौकीदार का काम करने लगे, और धीरे धीरे उनकी एक अलग पहचान, एक अलग जाति बन गई। किसी भी समाज को समझना हो ना, तो उसके शादी ब्याह के नियम कायदे जरूर देखने चाहिए। और चढ़ार समुदाय के मामले में तो ये सिस्टम काफी अनोखा और डिटेल था। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि एक मोर, एक सुअर और एक छिपकली में क्या कॉमन हो सकता है, पर इसका जवाब चड़ार समुदाय के सोशल स्ट्रक्चर के बिल्कुल दिल में है। जवाब है टोटेम। असल में चड़ार समुदाय कई गोत्रों में बटा हुआ था, और हर गोत्र का एक अपना निशान, अपना एक प्रतीक होता था, जिसे टोटम कहते हैं। ये टोटम कोई जानवर हो सकता था, कोई पौधा, या फिर कोई चीज भी, और यही उनकी पहचान का सबसे बड़ा आधार था। जैसे मिसाल के तौर पर मोरिया गोत्र का मतलब था मोर, सुग्रिया का मतलब सुअर, यहां तक कि कासिया गोत्र का टोटम था कासा धातु। इससे पता चलता है कि उनकी पहचान कुदरत और रोजमर्रा की चीजों से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई थी। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं था, ये रिश्ता बहुत गहरा था। शादी ब्याह जैसे बड़े मौकों पर गोत्र के लोग अपने टोटेम की तस्वीर दीवार पर बनाते थे, उसकी पूजा करते थे, और उस जानवर या चीज को कभी भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इस बात की गहराई का अंदाजा इस एक उदाहरण से लगाइए। किताब में लिखा है कि सुगरिया गोत्र के लोग, जिनका टोटम सुअर था, अगर उनकी आंखों के सामने कोई सुअर मार दिया जाए तो वो इसे इतना बड़ा अपशकुन मानते थे कि अपने घर के मिट्टी के बर्तन तक फोड़ देते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अपनी की मौत पर होता है। तो जाहिर है इस टोटम सिस्टम का सीधा असर शादी के नियमों पर था। सबसे बड़ा नियम, एक ही गोत्र में शादी करना बिल्कुल मना था। इसके अलावा दस्तावेज उस दौर की एक और सामाजिक सच्चाई बताता है, बाल विवाह। लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में 5, 7, 9 या 11 साल में कर दी जाती थी, और लड़कों की भी 8 से 16 साल के बीच। और एक और दिलचस्प बात, तलाक और दूसरी शादी के लिए भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। अगर कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ जाना चाहती तो ये मुमकिन था। बस शर्त ये थी कि नया आदमी पहले पति को शादी का पूरा खर्चा लौटाएगा और साथ ही पूरी बिरादरी को दावत देगा। मतलब ये एक तरह की सामाजिक मंजूरी लेने की प्रक्रिया थी। चलिए अब जरा उनके धार्मिक जीवन, उनकी मान्यताओं और रीति रिवाजों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, धर्म के हिसाब से ये समुदाय 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक थे परमेश्वरिया, जो भगवान विष्णु को मानते थे, और दूसरे थे आटिया, जो देवी के उपासक थे। उनकी रोज की जिंदगी ना कई बड़े ही दिलचस्प विश्वासों से भरी थी। जैसे वो मानते थे कि आसमान से जो बिजली गिरती है वो असल में भगवान इंद्र का चलाया हुआ तीर है, या फिर इंद्रधनुष की तरफ उंगली नहीं करनी चाहिए वरना उंगली में दर्द हो जाएगा। और कौवों के बारे में तो एक बहुत ही अनोखी बात मानते थे
कि कौवे कभी बुढ़ापे से नहीं मरते, उन्हें सिर्फ मारा जा सकता है। और कौवों से जुड़ी इसी मान्यता की वजह से कुंवार के महीने में मतलब पितृपक्ष के दौरान वो कौवों को खाना खिलाते थे। उनका मानना था कि इन कौवों के रूप में उनके पुरखों की आत्माएं आती हैं। देखिए कैसे एक विश्वास एक रीति रिवाज को जन्म देता है। और आखिर में यह सवाल उठता है कि उस जमाने के समाज में इस समुदाय का दर्जा क्या था, सामाजिक सीढ़ी पर वो कहाँ खड़े थे। तो दस्तावेज के मुताबिक उन्हें समाज में बहुत निम्न दर्जे का माना जाता था, लेकिन ये भी साफ लिखा है कि वो उन जातियों से ऊपर थे जिन्हें अशुद्ध कहा जाता था। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि वो रोज नहाने जैसी साफ सुथरी आदतें अपनाते थे। उनके खानपान की बात करें तो वो मांस खाते थे और शराब भी पीते थे। और हाँ, कई दूसरी जातियों के हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लेते थे। ये सारी बातें मिलकर उस समय में उनकी सामाजिक स्थिति की एक तस्वीर बनाती हैं। तो चड़ार समुदाय की ये जो तस्वीर हमने देखी, ये 1916 की है। ये हमें सिर्फ एक समुदाय के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि इस पर भी सोचने को मजबूर करती है कि इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है और देखा कैसे जाता है। एक सदी पुराना, एक बाहरी नजरिए से लिखा गया ब्यौरा हमें कितनी हकीकत दिखाता है और कितना उस जमाने के नजरिए को। ये सवाल यकीनन सोचने वाला है।